हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे CHO से रिगार्डेड रफ्तार सीरीज, जिसके अंदर अभी तक हम इसके 3 सेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा ये 4th सेशन है, जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिगार्डेड डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मान के चलेगा, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं जिससे मान के चलेगा 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे, 100% एग्जाम में आएंगे। इसलिए टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा और नोटबुक साथ में रखिएगा ताकि सभी टॉपिक्स को आप मेंशन करते रहे। चलेगा, मैं सेशन को फटाफट से स्टार्ट कर देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि तभी सभी तक पहुँच जाए, सभी सेशन का बेनिफिट ले सके। और जो भी पहली बार विजिट कर रहा है चैनल पर, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं और एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में हम पढ़ते हैं। एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ, बर्थ के बाद आफ्टर बर्थ क्या क्या इमीडिएट केयर प्रोवाइड की जाती है। लेकिन पहले इससे मीनिंग आप समझे कि इमीडिएट केयर क्या होती है। देखिए, नाम से मीनिंग समझ में आता है कि इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। इमीडिएट केयर से मतलब ये है कि जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ है उसको केयर प्रोवाइड करनी है, इमीडिएटली प्रोवाइड करनी है। क्योंकि बेबी का बर्थ हुआ है एक्स्ट्रा इंट्रा यूटेराइन से वो आउटर आ रहा है, यानी इंट्रा यूटेराइन में था पहले, अब वो इंट्रा यूटेराइन को छोड़कर बाहर आ रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बेबी आ रहा है, तो उसके रिगार्डेड काफ़ी सारी केयर आपको प्रोवाइड करनी होगी। अदरवाइज काफ़ी सारे रिस्क और डेंजरस हो सकता है बेबी के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल डायरेक्टली वो इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएगा तो एनवायरमेंटल चेंजेज होगा तो काफ़ी सारे बेबीज़ है जो कि वहीं पर डेथ भी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हम जो केयर प्रोवाइड करेंगे वही इमीडिएट केयर होती है। यानी आफ्टर बर्थ हम किसी भी बेबी को जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसी को ही इमीडिएट केयर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न मींस डायरेक्टली मींस आपको समझ में आ रहा होगा कि इमीडिएट केयर क्या होती है। न्यूबॉर्न और इमीडिएट केयर इज द गिवन टू द नियोनेट आफ्टर द बर्थ बाय द क्वालिफाइड पर्सनल इन द डिलीवरी रूम। ठीक है, ये जो केयर होती है वो कहाँ पर दी जाती है? आफ्टर बर्थ दी जाती है। मतलब लेडीज कहाँ पर होगी? डिलीवरी रूम के अंदर होगी, हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर होगी। ठीक है, हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर होगी, तो वहाँ पर जो केयर प्रोवाइड की जाएगी, डिलीवरी रूम के अंदर जो केयर प्रोवाइड की जाएगी उसी को क्या कहेंगे? इमीडिएट केयर कहेंगे। किसको प्रोवाइड करेंगे? केयर बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, नियोनेट को प्रोवाइड करेंगे। तो सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है न्यूबॉर्न इमीडिएट केयर इज गिवन टू दी नियोनेट। किसको दी जाती है? नियोनेट को दी जाती है। आफ्टर दी बर्थ, बर्थ के जस्ट बाद दी जाती है। जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, जन्म होने के बाद बेबी को केयर प्रोवाइड की जाती है। किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? बाय क्वालिफाइड पर्सनल, यानी नर्सिंग ऑफिसर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, वहाँ हॉस्पिटल सेटअप के अंदर जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो हो सकते हैं, यानी क्वालिफाइड नर्सिंग पर्सनल हैं जो कि केयर प्रोवाइड करेगा इन दी डिलीवरी रूम। डिलीवरी रूम के अंदर केयर प्रोवाइड की जाती है। सिंपल सी लैंग्वेज आपको समझ में आ गया होगा कि इमीडिएट केयर मींस होता है ये केयर प्रोवाइड किया जाता है नियोनेट को और न्यूबॉर्न को। अब नियोनेट क्या होता है सर? न्यूबॉर्न क्या होता है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया स्टेजेस के अंदर। नियोनेट और न्यूबॉर्न क्या होता है? आफ्टर बर्थ से लेकर 28 दिन तक का जो एज होता है, कब से कब का बताया था मैंने? बर्थ से लेकर 28 डेज तक के जो टाइमिंग पीरियड होता है वो नियोनेट और न्यूबॉर्न ही होता है। तो इस टाइमिंग पीरियड के अंदर जो भी केयर प्रोवाइड की जाएगी वो इमीडिएट टाइम पीरियड के अंदर जो भी केयर प्रोवाइड की जाएगी वो न्यूबॉर्न केयर होगी। और अगर इमीडिएटली अपन आफ्टर बर्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, इसीलिए स्टेजेस मैंने आपको पहले बताए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलें बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, केयर ऑफ बेबी दैट नीड टू बी गिवन एट बर्थ इन दी लेबर रूम। लेबर रूम के अंदर जो भी बेबी को केयर प्रोवाइड की जाती है उसको न्यूबॉर्न केयर कहते हैं, और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ करवाते हैं, इसीलिए इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न उसको कहते हैं। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है वो अपन देखते हैं, फिर लिस्ट आउट करेंगे कि कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी is an important first step in allowing the babies to transition safety between intrauterine and
न्यूबॉर्न लाइफ। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इमीडिएट केयर प्रोवाइड करेंगे अपन न्यूबॉर्न को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर किसी भी बेबी को इमीडिएटली केयर प्रोवाइड नहीं की तो काफ़ी सारे रिस्क हो सकते हैं। अपन आगे सेशन को पढ़ेंगे तो आपको एज इट इज कंप्लीटली जानकारी मिल जाएगी, कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा कि हम जो इमीडिएट केयर प्रोवाइड करते हैं वो क्यों करते हैं, तो कंप्लीटली जानकारी आपको उससे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए सिंपल से पॉइंट लिखा हुआ है कि जो इमीडिएट केयर प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टू अलाउिंग द बेबीज टू ट्रांजिशन सेफ्टी। उसकी सेफ्टी के लिए, उसके लिए इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स होंगे जो कि अपन आगे डिस्कस करेंगे कि इमीडिएट केयर क्यों प्रोवाइड की जाती है बेबी को, तो कंप्लीटली अपन जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इमीडिएट केयर क्या होती है, बेबी को इमीडिएट केयर क्यों प्रोवाइड की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन सी केयर बेबी को दी जाती है, कौन कौन सी केयर बेबी को प्रोवाइड की जाती है, तो डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि इमीडिएट केयर क्यों प्रोवाइड की जाती है, यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आगे समझ में परेशानी नहीं आएगी। देखिए इमीडिएट केयर क्यों प्रोवाइड की जाती है समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बेबी बर्थ हुआ, सबसे पहले बेबी का बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद वो सबसे पहले क्या होता है, प्रोन होता है। प्रोन किसके लिए कि उसको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, इन्फेक्शन उसको हो सकता है, इसलिए इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या करते हैं, न्यूबॉर्न केयर और इमीडिएट केयर प्रोवाइड की जाती हैं। दूसरी बात अगर अपन कहे तो बेबी बर्थ हुआ है फ्लूइड के साथ, क्योंकि इंट्रा यूटेराइन के अंदर फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। आफ्टर बर्थ हुआ बेबी उसको एस्पायर कर सकता है, एस्पिरेशन वो कर सकता है, यानी नोज और माउथ जो उसका है, बेबी का नोज और माउथ है उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि अगर क्लीन नहीं किया तो एस्पायरेशन कर सकता है, उसके लंग्स में जा सकता है, बेबी को डेंजर हो सकता है, बेबी को खतरा हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा बेबी को मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ टाइप की मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करती है जो कि इन्फेक्शन को बचाती हैं। उसके अलावा विटामिन के का मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि ब्लीडिंग टेंडेंसी से बचाता है, यानी ब्लीडिंग होने से बचाता है। क्यों बचाता है, क्योंकि विटामिन के अपन देते हैं तो क्लोट बन जाता है, क्लोटिंग फैक्टर्स वहाँ पर बनने लगते हैं, क्योंकि एट बर्थ बेबी के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है वो स्टेराइल होती है, इंटेस्टाइन जो होती है वो स्टेराइल होती है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, बैक्टीरियल फ्लोरा होता है वो नहीं होता है, एब्सेंस होता है। कंप्लीटली जानेंगे आगे किस तरीके से कहाँ पर क्या एब्सेंस होता है, तो यहाँ तक 3 पॉइंट आपको याद हो गया होगा। उसके अलावा बेबी को आइडेंटिफिकेशन बैंड भी बांधा जाता है, बेबी को आइडेंटिफिकेशन बैंड भी बांधा जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, वार्ड के अंदर, तो उनका मिक्सिंग होने से बचाने के लिए, अब बच्चे बिल्कुल सेम होते हैं एक दूसरे से, इसलिए उनको मिक्सिंग से बचाने के लिए इमीडिएट केयर के अंदर आइडेंटिफिकेशन बैंड भी मेंशन किया जाता है। उसके अलावा अम्लाइकल कोड कटिंग करवाया जाता है, ये भी इमीडिएट केयर के अंदर ही आता है, इसीलिए ये भी करवाया जाता है। उसके अलावा आगे अपन देखें तो बेबी को हाइपोथर्मिया हो सकता है, यानी टेम्परेचर भी मेंटेन करवाया जाता है बेबी का, क्योंकि बेबी इंट्रा यूटेराइन लाइफ से यानी यूट्रस से डायरेक्टली कहाँ आ रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रहा है, तो उसके अंदर टेम्परेचर में भी चेंजेस हो सकता है, क्योंकि एज अ बेबी डिलीवर्ड हुआ है उसके बॉडी पर काफ़ी सारा फ्लूइड रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, तो वहाँ पर थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस की कंडीशन हो सकती है, इसलिए बेबी को हाइपोथर्मिया हो सकता है, इसीलिए बेबी को KMC कंगारू मदर केयर भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा रेडिएंट वार्मर वहाँ पर यूज करते हैं, रेडिएशन वार्मर यूज वहाँ पर करते हैं, तो सारे कुल मिला के मान के चले इन सब से बचाने के लिए इमीडिएट केयर प्रोवाइड की जाती है। और स्पेशली बेबी है, कोई भी फ्लूइड को एस्पायर नहीं कर सके, लंग्स तक नहीं जा सके, इसीलिए स्पेशली ये केयर प्रोवाइड की जाती है। तो कुल मिला के सारी जो केयर प्रोवाइड की जाती है बच्चे की सेफ्टी के लिए, बेबी की सेफ्टी के लिए प्रोवाइड की जाती है, और ये सडनली कुछ ही मिनटों में, आफ्टर डिलीवरी कुछ ही मिनटों के लिए ये प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वो कुछ मिनट ही उसकी लाइफ को सेव करते हैं। चलिए बढ़ते हैं
अब जानते हैं कि कौन कौन सी केयर हम प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न क्या होता है, इमीडिएट केयर क्यों प्रोवाइड करते हैं न्यूबॉर्न को, आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी केयर प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है लिस्ट ऑफ इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। लिस्ट ऑफ इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, बच्चे को आफ्टर डिलीवरी क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन जो केयर प्रोवाइड करेंगे, उम्मीद है आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, और इसके अंदर पहली और सबसे पहला काम आपका होगा परफॉर्म एयरवे क्लियरेंस। एयरवे जो होता है बेबी का, उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, यानी उसको सक्शन करेंगे, क्लीन करेंगे एक तरीके से एयरवे को, क्योंकि सबसे मेन रिस्क होता है बेबी के अंदर कि फ्लूइड, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बेबी था तो फ्लूइड उसकी बॉडी पर होगा, उसके माउथ के अंदर हो सकता है, उसके नोज के अंदर हो सकता है, उसके ईयर के अंदर हो सकता है। तो कुल मिला के पहला काम बनता है कि आप एयरवे को, क्योंकि अगर फ्लूइड कोई भी पार्ट है या कोई भी फ्लूइड है लंग्स तक चला गया तो बेबी की डेथ हो सकती है। तो सबसे मेन और प्रायोरिटी वाला एक्शन होगा आपका कि सबसे पहले आफ्टर डिलीवरी बेबी के एयरवे आप क्लियरेंस करेंगे। तो क्लियरेंस ऑफ एयरवे या परफॉर्म एयरवे क्लियरेंस ये आप करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड केयर आप प्रोवाइड करेंगे। एयरवे क्लियरेंस आपने कर लिया, बेबी को आपने देख लिया, असिस्ट कर लिया, उसके बाद आप अब का क्या करेंगे, अपगार स्कोरिंग करेंगे। क्या करेंगे, अपगार स्कोरिंग करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। चाहे वो टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, चाहे वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, चाहे वो किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाता है। तो अपगार स्कोरिंग यहाँ पर करेंगे। सेकंड केयर होती है आपकी अपगार स्कोरिंग। तो कंप्लीटली पढ़ेंगे इनको वन बाय वन। नेक्स्ट अपन केयर प्रोवाइड करेंगे परफॉर्म अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग। जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है उसको कटिंग करेंगे, उसको कट करेंगे, उससे रिगार्डेड जो भी केयर होती है वो वहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट केयर अपन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज क्लीन एंड रेप द बेबी। बेबी को क्लीन करेंगे, पूरी बॉडी को क्लीन करेंगे, क्योंकि बेबी की बॉडी पर अगर फ्लूइड होगा तो बेबी को हाइपोथर्मिया हो सकता है, बेबी का टेम्परेचर चेंजेस हो सकता है जो कि रिस्की है। इसीलिए बेबी को क्लीन करेंगे, क्लीन करके उस बेबी को रैप कर देंगे ब्लैंकेट के अंदर, लिनन के अंदर, ठीक है। तो उसको ढक देंगे ब्लैंकेट के अंदर। उसके अलावा बेबी को प्रोवाइड कर देंगे, बेबी को दे देंगे, मदर को दे देंगे, मदर को प्रोवाइड कर देंगे ताकि मदर उसको स्किन टू स्किन केयर प्रोवाइड कर सके, यानी KMC केयर प्रोवाइड वो कर सके, ताकि बेबी का जो टेम्परेचर है वो चेंजेस ना हो, कम ना हो और उसको हाइपोथर्मिया का रिस्क ना हो। चलिए नेक्स्ट केयर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड। बेबी को आइडेंटिफिकेशन बैंड भी बांधा जाएगा, क्योंकि मिक्सिंग हो सकता है, हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, इसलिए मिक्सिंग हो सकता है, इसलिए ये केयर भी प्रोवाइड की जाती है। और फाइनली और लास्ट केयर प्रोवाइड की जाती है, दैट इज प्रोवाइड विटामिन K मेडिकेशन। प्रोवाइड विटामिन K मेडिकेशन और आई मेडिकेशन। विटामिन K क्यों प्रोवाइड करेंगे, डिटेल से जानेंगे। आई मेडिकेशन क्यों प्रोवाइड करेंगे, डिटेल से जानेंगे। और ये कब प्रोवाइड करनी है, विद इन हावर, 1 घंटे के अंदर अंदर हमें वो प्रोवाइड करनी है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी केयर अपन वन बाय वन और धीरे धीरे एक से एक अपन करेंगे, और उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने डेफिनेशन क्लियर किया, उसके इंडिकेशन यानी कि एक तरीके से क्यों यूज करते हैं, इमीडिएट केयर क्यों करते हैं, वो अपन ने डिस्कस किया। देन आफ्टर हमने लिस्ट आउट किया कि इमीडिएट केयर के अंदर कौन कौन सी केयर प्रोवाइड की जाती है। और लास्टली हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो स्टेप हमने पढ़ी है, जो लिस्ट आउट हमने किया उनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो बेबी को केयर प्रोवाइड करेंगे वो है परफॉर्म एयरवे क्लियरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट केयर होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केयर होती है कि बेबी के लिए आफ्टर बर्थ, डिलीवरी हुई आफ्टर बर्थ बेबी के लिए सबसे मेन और इम्पोर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी वाली केयर होती हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी वाली केयर होती हैं परफॉर्म एयरवे क्लियरेंस। एयरवे क्लियरेंस अपन करेंगे क्योंकि बेबी एक्सपायर कर सकता है, एस्पायर कर सकता है, फ्लूइड को लंग्स तक पहुंचा सकता है, फ्लूइड लंग्स तक जा सकता है, बेबी को क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है। चलिए
इसके अंदर सबसे पहला काम बनेगा, बेबी की डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद उसको पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। और पोजीशन स्पेशली कौन सी प्रोवाइड करेंगे, हेड लो पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, हेड लो पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। लाइक मान के चलिए ये बेबी है, ये कोई बेबी है, उसका हेड क्या करेंगे आप, लो करेंगे। ये बेबी की बॉडी है, बेबी की ये बॉडी है, और बेबी का जो हेड होगा वो लो कंडीशन में होगा, यानी बेबी लो पोजीशन अपन करेंगे, हेड लो पोजीशन करेंगे, ताकि जो भी फ्लूड है, जो भी नोज और माउथ और नोज के अंदर जो भी फ्लूड है वो कहाँ आ जाए, बाहर आ जाए, वो एस्पायर नहीं कर पाए, एयरवे ट्रैक्ट के अंदर ना जा पाए। इसलिए हेड लो पोजीशन बेबी को प्रोवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, टू एक्सक्रिएट द ओरल सिक्रेशन और प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम द एस्पिरेशन। देखिए सिंपल सी लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है, बेबी के अंदर काफ़ी सारे फ्लूड सिक्रेशन भी हो सकते हैं, और हो सकता है उसकी माउथ के अंदर, उसके नोज के अंदर ऑलरेडी पहले से ही फ्लूड है, क्योंकि एमनेटिक फ्लूड के अंदर से वो आया है, तो एमनेटिक फ्लूड हो सकता है उसके एयरवे के अंदर हो सकता है। इसीलिए उसको हेड लो पोजिशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो भी फ्लूड है वो नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू जो भी है वो बाहर निकल जाए, एक्सक्रिएट हो जाए, ताकि उसके अंदर एस्पिरेशन नहीं हो सके। तो to excrete the oral secretion and prevent the baby from the aspiration। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने बेबी को पोजीशन प्रोवाइड कर दी, बेबी का बर्थ हो चुका है, बेबी को आपने एयरवे क्लियरेंस के लिए पोजीशन प्रोवाइड कर दी। पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद आप सक्शनिंग करेंगे। क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। और सक्शनिंग के अंदर सिंपल सी लैंग्वेज में अपन देखें, सक्शनिंग करेंगे तो सक्शनिंग के रिगार्डेड यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कंपिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, सक्शनिंग करेंगे, सक्शन प्रेशर क्या रखेंगे, पहले किस पार्ट का सक्शनिंग करेंगे, तो सबसे पहले आप याद रखें, पहले आप माउथ का सक्शनिंग करेंगे, देन आप नोज का सक्शनिंग करेंगे। यानी माउथ सक्शनिंग करेंगे पहले, फिर नोज का सक्शनिंग आप करेंगे। माउथ सक्शनिंग और नोज सक्शनिंग में कंफ्यूजन हो जाता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट पहले नोज सक्शनिंग कर देते हैं, फिर माउथ सक्शनिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ, पहले माउथ सक्शनिंग ही करेंगे, फिर नोज सक्शनिंग ही करेंगे। कैसे याद रखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल अपन देखें, ABCD जो होती हैं A to Z तक जो होती हैं, उसके अंदर अल्फाबेट पहले कौन आता है, M आता है, देन M आता है। ठीक है, M आता है, देन N आता है। इसीलिए पहले कौन सी केयर, पहले को किस पार्ट को सक्शन करेंगे आप, M को करेंगे, M फॉर माउथ को आप सक्शन करेंगे, देन आफ्टर आप नोज को सक्शन करेंगे, यानी N को सक्शन करेंगे। तो याद रखें, अल्फाबेटिकली आपको याद होना चाहिए, जो पहले आता है उसको पहले सक्शन करेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में सक्शन करेंगे। तो पहले आप माउथ को सक्शन करेंगे, देन आप नोज को सक्शन करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, पहले माउथ को सक्शन करना है, फिर नोज को सक्शन आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन जानते हैं सक्शन प्रेशर क्या रखेंगे। बेबी के अंदर सक्शन प्रेशर आप क्या रखेंगे, तो सक्शन प्रेशर के रिगार्डेड आप देखिए, तो बेबी अगर प्री टर्म बेबी है, यानी बेबी का बर्थ हो गया है, 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी 37 वीक से पहले ही अगर बेबी का बर्थ हो गया है, यानी बेबी क्या है, प्री टर्म बेबी है। क्या है, प्री टर्म बेबी है। और प्री टर्म बेबी है तो उसके अंदर जो आप प्रेशर रखेंगे, सक्शन प्रेशर रखेंगे, वो 40 to 60 फ्रेंच रखेंगे, सॉरी 40 to 60 mm ऑफ HG रखेंगे। क्या रखेंगे, 40 to 60 mm ऑफ HG रखेंगे सक्शन प्रेशर, अगर प्री टर्म बेबी है। और अगर टर्म बेबी है यानी नॉर्मल बेबी है, तो उसके अंदर प्रेशर रखेंगे आप 60 to 80 mm ऑफ HG, 60 to 80 mm ऑफ HG आप प्रेशर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो सक्शन प्रेशर क्या रखेंगे, सक्शन प्रेशर के रिगार्डेड आप देखिए 40 to 60 mm ऑफ HG आप प्रेशर रखेंगे प्री टर्म बेबी के अंदर, और 60 to 80 mm ऑफ HG प्रेशर रखेंगे आप टर्म बेबी के अंदर। याद रखें, प्री टर्म बेबी कौन होता है, जिसकी डिलीवरी हो गई है 37 वीक से पहले, जिसकी डिलीवरी हो चुकी है 37 वीक से पहले, उसको प्री टर्म बेबी कहेंगे। और उसके अंदर सक्शन जो प्रेशर रखेंगे वो 40 to 60 mm ऑफ HG रखेंगे। उसके अलावा अगर टर्म बेबी है, यानी आफ्टर 37 वीक के बाद डिलीवरी हुई है और 40 वीक तक की डिलीवरी हुई है, ये नॉर्मल और टर्म बेबी होता है। अगर ऐसी कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन, ठीक है, 37 के बाद और 40 वीक तक की डिलीवरी हुई है, तो वो टर्म बेबी होता है। उसके अंदर जो प्रेशर रहता है वो 60 to 80 mm ऑफ HG होता है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो दो तरीके से केयर आपने प्रोवाइड कर लिया प्री टर्म बेबी के अंदर। सबसे फर्स्ट वन आप पोजीशन दे देंगे, एयरवे
क्लियरेंस के रिगार्डेड आप सबसे पहले पोजीशन दे देंगे। पोजीशन कौन सी देंगे? हेड लो पोजीशन देंगे। देन आप सक्शन करेंगे। सक्शन पहले माउथ का करेंगे फिर नोज का करेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले माउथ आता है फिर नोज आता है, पहले एम आता है फिर एन आता है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्शन प्रेशर क्या रखेंगे? तो सक्शन प्रेशर मैंने बता दिया 40 to 60 प्री टर्म के अंदर रखेंगे और 60 to 80 टर्म बेबी के अंदर रखेंगे। उसके अलावा आगे अपन बात करें ड्यूरेशन की, कितने टाइम तक आपको सक्शन करना है, कितने टाइम तक आपको सक्शन करना है। तो सक्शन करने के लिए सिंपल सी लैंग्वेज में अपन कहें तो 5 to 10 सेकंड तक, यानी 5 से 10 सेकंड तक आपको सक्शन करना है। और अगर बेबी प्री टर्म है, अगर बेबी प्री टर्म है तो केवल और केवल 5 सेकंड तक ही आप सक्शन करेंगे। याद रखिए, सक्शन प्रेशर बता दिया मैंने और सक्शन टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो 5 से 10 सेकंड तक आप सक्शन कर सकते हैं, और अगर प्री टर्म बेबी है तो 5 सेकंड तक आप सक्शन करेंगे। तो कितने टाइम तक सक्शन करेंगे? 5 सेकंड तक आप सक्शन करेंगे। किसके अंदर? प्री टर्म बेबी के अंदर। उसके अलावा क्या केयर प्रोवाइड करेंगे? प्रोवाइड टेक्टाइल स्टिमुलेशन। प्रोवाइड टेक्टाइल स्टिमुलेशन यानी बेबी को रुलाएंगे। क्या करेंगे? बेबी को क्या करेंगे? क्राई करवाएंगे, रुलाएंगे। बेबी रोता है नहीं रोता है, वो क्या करेंगे? बेबी को रुलाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पहले आपने पोजीशन दी, पोजीशन के बाद आपने क्या किया? सक्शन किया। सक्शन करने के बाद आप बेबी को रुलाएंगे, उसको टेक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे, उसके पीठ पर, उसके पीछे बैक साइड पर थपथपाएंगे, या फिर उसकी स्किन को पिंच करेंगे, उसके हाथ में, पैर में, या फिर उसकी बॉडी के अंदर पिंच करेंगे ताकि बेबी रो। ठीक है, तो बेबी को रुलाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन है बेबी को रुलाएंगे। अगर नहीं रोता है तो अबगार स्कोरिंग के अंदर आगे अपन डिस्कस करेंगे। बेबी नहीं रोता है तो क्या स्कोरिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बेबी को क्या एस्टिमेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन प्रोवाइड करेंगे। अगर बेबी आपको लगता है वीकनेस में है, अगर बेबी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, तो बेबी को ऑक्सीजन थेरेपी भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। O2 थेरेपी भी आप बेबी को प्रोवाइड कर सकते हैं, और मोस्टली प्रीटर्म बेबी के अंदर O2 थेरेपी की जरूरत पड़ जाती है। प्रीटर्म बेबी के अंदर O2 थेरेपी यानी ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। बाकी नॉर्मल बेबी है तो उसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन काफ़ी बार ऐसी कंडीशन आती है कि O2 थेरेपी यानी ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो जब जरूरत होती है तो अपन ऑक्सीजन थेरेपी भी वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। मोस्टली प्रीटर्म बेबी है तो उसके अंदर तो प्रोवाइड करनी ही पड़ती है, क्योंकि उस कंडीशन में उनके जो लंग्स हैं वो इमेच्योर रहते हैं। आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले केयर प्रोवाइड की अपने सबसे पहली केयर, जो कि उम्मीद है आपको समझ में आ गया, और सबसे पहले आपको एयरवे को क्लियरेंस करना है। एयरवे क्लियरेंस करने के लिए सबसे पहले पोजीशन देंगे, देन सक्शन करेंगे, देन आप उसको टेक्टाइल स्टिमुलेशन दे देंगे, और देन फाइनली आप ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो केयर प्रोवाइड करेंगे बेबी को, नेक्स्ट केयर प्रोवाइड करेंगे बेबी को, दैट इज परफॉर्म अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग करवाएंगे बेबी की। क्या करवाएंगे? अपगार स्कोरिंग करवाएंगे। अपगार नाम से मीनिंग निकलेगा अपगार। पैरामीटर से इसके अंदर 5। अपगार कितने पैरामीटर्स आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। ए आ रहा है, पी आ रहा है, जी आ रहा है, ए आ रहा है और आर आ रहा है। ठीक है, तो अपगार स्कोरिंग के अंदर 5 पैरामीटर है, और 5 पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही अपन क्या करेंगे? अपगार स्कोरिंग करवाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है अपगार स्कोरिंग। कंपिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, या आपका एग्जाम का बात करें, या फिर नर्सिंग एग्जाम की बात करें, किसी के अंदर भी आप देख लीजिए, अगर पीडियाट्रिक सब्जेक्ट इंक्लूड है तो अपगार स्कोरिंग से 101% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और याद रखिए, आपके एग्जाम के अंदर भी इसके अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 101%, चाहे वो शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछे, चाहे वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, हम आपसे इमीडिएट केयर पूछे। ठीक है, तो याद रखना है, भूलना नहीं है। तो सबसे पहला पर्पज देखें कि अपगार स्कोरिंग का पर्पज क्या होता है। अपगार स्कोरिंग का पर्पज क्या होता है? तो टू असिस्ट द कंडीशन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। अपगार स्कोरिंग का मेन जो पर्पज होता है वो यही होता है कि बेबी की कंडीशन को असिस्ट किया जा सके, यानी बेबी की कंडीशन को असिस्ट करने के लिए अपगार स्कोरिंग की जाती है। बेबी की कंडीशन को असिस्ट करने के लिए अपगार स्कोरिंग की जाती है। ठीक है, अपगार स्कोरिंग की जाती है बेबी की कंडीशन को असिस्ट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, पेन दे रहे, पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपगार स्कोरिंग के रिगार्डेड हम पढ़ेंगे। ठीक है, अपगार स्कोरिंग के रिगार्डेड हम पढ़ेंगे, जो कि है अपगार स्कोरिंग का हमने फंक्शन पढ़ लिया, पर्पज पढ़ लिया। पर्पज क्या है कि अपगार स्कोरिंग को किस लिए
किस लिए परफॉर्म करते हैं? अपगार स्कोरिंग को बेबी की कंडीशन को जानने के लिए, बेबी की कंडीशन को असिस्ट करने के लिए अपगार स्कोरिंग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, भूलना नहीं है इस टॉपिक को, काफी इंपॉर्टेंट है। अपगार स्कोरिंग के रिगार्डेड अब कंप्लीटली हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अपगार स्कोरिंग का पर्पज हमने देखा कि बेबी की कंडीशन को असिस्ट करने के लिए अपगार स्कोरिंग परफॉर्म किया जाता है। देन आगे अपन बात करें तो अपगार स्कोरिंग का जो डिस्कवरेशन किया, यानी डिस्कवर्ड किया, अपगार स्कोर को किसने डिस्कवर्ड किया? तो वर्जीनिया अपगार ने इसको डिस्कवर्ड किया 1952 के अंदर। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, अपगार स्कोरिंग को डिस्कवर्ड कब किया गया? 1952 के अंदर, 1952 के अंदर अपगार स्कोरिंग को क्या किया? डिस्कवर्ड किया। किसने किया? वर्जीनिया अपगार ने किया। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले, जो ट्रेनिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले, उसके रिगार्डेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्जीनिया अपगार ने अपगारिंग स्कोरिंग को इंट्रोड्यूस करवाया था 1952 के अंदर, इंट्रोड्यूस करवाया था। तो डिस्कवरी किसने की? वर्जीनिया अपगार ने की 1952 के अंदर, 1952 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपगार स्कोरिंग के अंदर क्या क्या आपको याद रखना है? बाय द अपगार स्कोरिंग 3 बॉडी सिस्टम फंक्शन असिस्ट। ठीक है, याद रखिए, मेन लाइन है कि अपगार स्कोरिंग के अंदर, अपगार स्कोरिंग के अंदर क्या किया जाता है? 3 बॉडी सिस्टम को असिस्ट किया जाता है। 3 बॉडी सिस्टम को असिस्ट किया जाता है। कौन कौन से बॉडी सिस्टम को असिस्ट किया जाता है? याद रखें, पहला बॉडी सिस्टम है दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट से रिगार्डेड सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी पहला सिस्टम असिस्ट किया जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सेकेंड सिस्टम असिस्ट किया जाता है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम और नेक्स्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम। तीनों सिस्टम असिस्ट किए जाते हैं। याद रखिए, अपगार स्कोरिंग के अंदर 3 बॉडी सिस्टम असिस्ट किए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉलोइंग अपगार स्कोरिंग के अंदर कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। 3 ऑप्शन आपको तीनों सेम मिलेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था उसके अंदर या हार्ट था, उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम था, नर्वस सिस्टम था और एक सिस्टम दूसरा था डाइजेस्टिव सिस्टम या अदर सिस्टम डाला था, वो उसका एक्सेप्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा था। याद रखिएगा, तीनों सिस्टम आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से सिस्टम है अपगार स्कोरिंग के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरामीटर्स कितने होते हैं अपगार स्कोर के अंदर? तो 5 पैरामीटर है, जैसा कि अपगार का नाम है, जैसा कि अपगार। देखिए अपगार कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5। कितने पैरामीटर? 5 पैरामीटर। तो 5 पैरामीटर अपगार स्कोरिंग के अंदर काम में लिए जाते हैं। यहाँ पर अपगार के अंदर ए देखिए तो ए फॉर अपीयरेंस होता है। ए फॉर क्या होता है? ए फॉर अपीयरेंस होता है, यानी इसके अंदर क्या चेकआउट करेंगे? बेबी का कलर चेकआउट करेंगे। क्या चेकआउट करेंगे? बेबी का कलर चेकआउट करेंगे। याद रखिए, ए फॉर अपीयरेंस मतलब बेबी का कलर आप चेक करेंगे। पी फॉर पल्स, पी फॉर पल्स यानी कि यहाँ पर हार्ट रेट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? हार्ट रेट चेक करेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है, हार्ट रेट चेक करेंगे। ठीक है, पी फॉर होता है पल्स रेट और पल्स रेट को क्या कहते हैं? हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट चेक करेंगे। याद रखें, किस साइड से हार्ट रेट चेक करेंगे? तो एपिकल पल्स चेक करेंगे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी पल्स आप चेक करेंगे? एपिकल पल्स चेक करेंगे। एपिकल पल्स चेक करने के लिए साइट कौन सी होगी वो भी याद रखना है। साइट कौन सी होगी वो भी आपको याद रखना है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस याद रखना है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन। याद रखेगा एपिकल पल्स आप असिस्ट करेंगे। अपगार स्कोरिंग के अंदर जो हार्ट रेट आप असिस्ट करेंगे वो एपिकल पल्स से असिस्ट करेंगे। उसकी साइट रहेगी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन। याद रखिएगा, ये साइट उसकी होगी। और नॉर्मल बेबी की जो हार्ट रेट होती है, नॉर्मल बेबी की जो हार्ट रेट यानी पल्स रेट होती है वो भी आपको याद रखना है। एट बर्थ कितनी होती है? तो 120 से 160 ब्रीथ पर मिनट होते हैं। 120 से 160 ब्रीथ पर मिनट होते हैं। याद रखेगा, 1
120 से लेकर 160 बीट पर मिनट होती है। और ये भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिए काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जनरली वन लाइनर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली CHOs के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो नॉर्थ सेट के अंदर थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, लेकिन फिर भी वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कंपेटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपगार के अंदर A हो गया, P हो गया, P के बाद क्या आता है, G आता है। G फॉर ग्राइमेश होता है, G फॉर ग्राइमेश होता है। ग्राइमेश का एक्चुअल मीनिंग अपन देखें तो रिफ्लेक्स होता है, यानी रिफ्लेक्स भी आप चेक करेंगे। काफ़ी सारे अलग अलग रिफ्लेक्स होते हैं, बेसिक रिफ्लेक्स आप यहाँ पर चेक करेंगे। तो अपगार के अंदर तीसरा पैरामीटर क्या होगा, थर्ड पैरामीटर है, दैट इज ग्राइमेश। ग्राइमेश आप चेक करेंगे, यानी उसका रिफ्लेक्स आप चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पैरामीटर है अपगार स्कोरिंग के अंदर, नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज ए। नेक्स्ट पैरामीटर है अपगार। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से बताऊं, APGAR अपगार। तो अपगार के अंदर A फॉर अपीयरेंस हो गया, P फॉर पल्स रेट हो गया, G फॉर ग्राइमेश एंड रिफ्लेक्स हो गया। नेक्स्ट है A फॉर होता है एक्टिविटी, A फॉर होता है एक्टिविटी। और एक्टिविटी मीन्स अपन नॉर्मली समझे मसल टोन यहाँ पर चेकआउट करनी है। क्या चेकआउट करनी है, मसल टोन आपको चेकआउट करनी है। और फाइनली लास्ट पैरामीटर है दैट इज R फॉर रेस्पिरेशन, यानी बेबी की रेस्पिरेशन भी आपको चेक करनी है। क्या चेक करनी है, रेस्पिरेशन चेक करनी है, कितनी बार वो रेस्पिरेटरी उसके अंदर मूवमेंट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी रेस्पिरेशन आप चेक करेंगे। तो बेसिकली पांच पैरामीटर को फॉलो करते हुए आप अपगारिंग स्कोरिंग करेंगे और बेबी की कंडीशन को असिस्ट करेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर अपगार स्कोरिंग कब कब प्रोवाइड की जाती है, यानी टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है। टाइम पीरियड आपको याद रखना है, अपगार स्कोरिंग कब प्रोवाइड की जाती है, कितने टाइम पीरियड के अंदर अपगार स्कोरिंग प्रोवाइड की जाती है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको याद रखना है, 1 मिनट पर और 5 मिनट पर बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। यानी आफ्टर बर्थ, बेबी का बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद अपगारिंग स्कोरिंग आप करने लगेंगे तो एक तो आपको फर्स्ट मिनट में 1 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड करनी है। यानी फर्स्ट अपगार स्कोरिंग कब प्रोवाइड करना है, 1 मिनट पर, 1 मिनट में आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद सेकंड बार वो रिपीट कब करना है, 5 मिनट पर, यानी 5 मिनट में वो क्या करना है, अप्लाई करना है। देन थर्ड टाइम अगर जरूरत पड़ती है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो बेसिकली 2 बार अपगार स्कोरिंग किया जाता है। एक तो किया जाता है 1 मिनट पर, दूसरा किया जाता है 5 मिनट पर। 1 मिनट और 5 मिनट, इस तरीके से याद रखना है, 1 मिनट और 5 मिनट पर अपगार स्कोरिंग किया जाता है। अगर जरूरत पड़ती है तो 10 मिनट यानी 10 सेकंड पर भी किया जाता है थर्ड अपगारिंग स्कोरिंग। जो कि जरूरत पड़ती है तो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अगर यहाँ पर भी जरूरत पड़ती है तो फिर वापस से इसको रिपीट भी किया जाता है। लेकिन बेसिकली 2 ही अपगार स्कोरिंग किया जाता है, पहले मिनट पर और 5वें मिनट पर। देखिए थर्ड अपगार स्कोरिंग के अंदर लिखा हुआ है 10 मिनट पर ये किया जाता है, और साफ साफ मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ओनली परफॉर्म व्हेन 5 मिनट अपगार स्कोर इज एबनॉर्मल। जब 5 मिनट का जो अपगार स्कोर है वो एबनॉर्मल आता है, देन यू विल अप्लाई थर्ड स्कोर। थर्ड अपगार स्कोर किस टाइमिंग पे करेंगे, 10 मिनट पर आप करेंगे। तो बेसिकली 2 अपगार स्कोरिंग करते हैं, 1 मिनट पर और 5 मिनट पर। अगर 5 मिनट का अपगार स्कोरिंग है, एबनॉर्मल आता है, तो 10 मिनट पर थर्ड कर देंगे। अगर थर्ड नंबर का भी एबनॉर्मल आता है, देन हम अपगार स्कोरिंग को रिपीट कर देंगे वापस 1 मिनट पर, फिर 5 मिनट पर, फिर भी एबनॉर्मल आता है तो 10 मिनट पर। इस तरीके से रिपीट कर देते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ दी केस के अंदर। चलिए उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और अपगार स्कोरिंग के रिगार्डेड नॉर्मल जो पॉइंट है आपको समझ में आ गए होंगे। तो अपगार स्कोरिंग का मेन पर्पज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आपको अपगार स्कोरिंग का पर्पज याद होना चाहिए। पर्पज ये ही होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी कंडीशन को असिस्ट करने के लिए अपगार स्कोरिंग को परफॉर्म किया जाता है। दूसरी बात कि इसको डिस्कवर्ड किसने किया, तो वर्जीनिया अपगार ने इसको डिस्कवर्ड किया 1952 के अंदर, 1952 के अंदर। देन कितने बॉडी सिस्टम, सर 3 बॉडी सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। पहला बॉडी सिस्टम है दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और तीसरा है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर 5 पैरामीटर है जो कि अपगार के नाम से निकले हैं। ए फॉर
अपीयरेंस जिसके अंदर कलर चेक किया जाता है, P फॉर पल्स यानी कि हार्ट रेट चेक किया जाता है, G फॉर ग्राइमेज यानी रिफ्लेक्स चेक किया जाता है, A फॉर एक्टिविटी यानी मसल टोन चेक किया जाता है, और R फॉर रेस्पिरेशन दैट इज रेस्पिरेटरी चेक किया जाता है। चलिए आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया और टाइमिंग पीरियड आपको समझ में आ गया। अब किस किस तरीके से क्या क्या स्कोरिंग आप करते हैं अपगार स्कोरिंग के रिगार्डेड, तो क्या क्या आप चेकआउट करते हैं और उसके साथ साथ क्या क्या आप करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स शो कर रखा है, ये इंडेक्स आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे रिगार्डेड आप कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उससे भी क्वेश्चन आएगा, और आपको अगर शॉर्ट नोट्स के अंदर मिलता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मिलता है तो पूरा इंडेक्स भी वहाँ पर आपको बनाना होगा अगर नंबर चाहिए तो याद करते हैं और समझते हैं इस इंडेक्स को सिंपल सी लैंग्वेज में। यहाँ पर देखिए पैरामीटर मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है, एक साइड पर आपको पैरामीटर शो किया हुआ है, एक साइड में आपको पैरामीटर शो कर रखा है, उधर चल, एक साइड में आपको पैरामीटर शो कर रखा है जिसमें 1 2 3 4 5 5 पैरामीटर यहाँ पर मैंने शो कर रखे हैं, और पैरामीटर के अलावा इधर मैंने ग्रेडिंग शो कर रखी है 1 2 0 से लेकर 1 2, ठीक है, 0 फिर 1 फिर 2, 3 ग्रेडिंग यहाँ पर याद रखनी है आपको। एक तरफ आपको पैरामीटर्स याद रखने हैं 1 2 3 4 5, 5 पैरामीटर्स यहाँ पर हो गए, 5 पैरामीटर्स यहाँ पर हो गए। उसके बाद आपको ग्रेडिंग याद रखनी है 0 1 और 2, 3 पैरामीटर्स यहाँ पर हो गए, सॉरी 5 पैरामीटर और 3 टाइप की यहाँ पर ग्रेडिंग हो गई, ठीक है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला जो पैरामीटर है दैट इज पल्स रेट, पहला जो पैरामीटर है दैट इज पल्स रेट। पल्स रेट में क्या क्या चेंजेज आएगा, देखिए अगर आपके पास बेबी हैं और आप बेबी को अपगार स्कोरिंग कर रहे हैं तो आपके पास बेबी हैं, बेबी के अंदर अगर पल्स रेट यानी हार्ट रेट एब्सेंट हो रही है, हार्ट रेट अगर एब्सेंट आपको लग रही है कि बेबी के अंदर कोई हार्ट रेट शो नहीं हो रही है, दैट आप उसको नंबरिंग करेंगे 0। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 0। अगर बेबी के अंदर हार्ट रेट 100 से कम लिख रही है यानी लेस देन 100 है, दैट आप क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे 1। देन अगर आपको लग रहा है बेबी के अंदर हार्ट रेट है मोर देन 100 है, बेबी के अंदर हार्ट रेट है मोर देन 100 है, दैट आप ग्रेडिंग करेंगे 2, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखना है आपको, अगर पल्स रेट एब्सेंट है दैट आप कितना स्कोरिंग करेंगे 0, अगर पल्स रेट 100 से कम है दैट स्कोरिंग करेंगे 1, अगर पल्स रेट 100 से ज़्यादा है दैट स्कोरिंग करेंगे 2, यानी 0 1 2 इस तरीके से आप स्कोरिंग कर देंगे। उसके बाद सेकंड पैरामीटर अपन देखें, सेकंड पैरामीटर है दैट इज रेस्पिरेटरी, दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन आप चेक करेंगे, अगर बेबी के अंदर रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, एब्सेंट है, बेबी के अंदर रेस्पिरेशन क्या है, एब्सेंट है, तो एब्सेंट है तो कितना ग्रेड देंगे आप, 0 ग्रेड देंगे। अगर बेबी रो रहा है लेकिन कम रो रहा है, बेबी कम रो रहा है तो उसको ग्रेडिंग करेंगे और उसके अंदर रेस्पिरेशन अपन चेक कर लेंगे, यानी बेबी रो रहा है इट मीन्स उसके अंदर रेस्पिरेशन है और कम रो रहा है, इसलिए उसको ग्रेडिंग करेंगे क्या 1। अगर बेबी काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है तो उसको ग्रेडिंग करेंगे 2, उसको ग्रेडिंग करेंगे 2, याद रखिएगा ग्रेडिंग करेंगे 2। तो आई थिंक आपको रेस्पिरेटरी भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पैरामीटर हम देखते हैं, थर्ड पैरामीटर है दैट इज रिफ्लेक्स हम चेक करेंगे। अगर बेबी के अंदर रिफ्लेक्स एब्सेंट है, बेबी के अंदर रिफ्लेक्स क्या है, एब्सेंट है, तो ग्रेडिंग करेंगे 0। अगर बेबी के अंदर रेस्पॉन्स आ रहा है, रिफ्लेक्स है लेकिन कम रिफ्लेक्स है यानी मिनिमम रेस्पॉन्स है, दैट ग्रेडिंग करेंगे 1। अगर बेबी के अंदर अच्छा रेस्पॉन्स है, अच्छा रिफ्लेक्स उसके अंदर आ रहा है, दैट ग्रेडिंग करेंगे 2, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज मसल टोन, नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज मसल टोन। और फोर्थ पैरामीटर है, अगर बेबी की अंदर मसल टोन अपन चेक करते हैं, बेबी के अंदर मसल टोन अपन चेक करते हैं और बेबी के अंदर मसल टोन फ्लैसिड मिलती हैं, फ्लैसिड मतलब काफ़ी कम मिलती हैं, बिल्कुल ना के बराबर फ्लैसिड, काफ़ी कम मसल टोन बेबी के अंदर मिलती हैं, दैट हम कंसीडर करेंगे कितना स्कोरिंग, 0 स्कोरिंग बेबी को देंगे। अगर बेबी के अंदर मिनिमम फ्लेक्शन हो रहा है देन अपन उसको स्कोर करेंगे 1। अगर बेबी के अंदर गुड फ्लेक्शन है देन स्कोर करेंगे 2। कितना स्कोर करेंगे, 2 स्कोर बेबी को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट पैरामीटर है अपना, लास्ट पैरामीटर है दैट इज कलर, लास्ट पैरामीटर है दैट इज कलर।
कलर के अंदर देखेंगे तो 5th पैरामीटर है आपका कलर। कलर देखेंगे, बेबी का कलर चेक करेंगे। अगर पूरी बॉडी बेबी की ब्लू दिख रही है, बॉडी बेबी की पूरी बॉडी क्या लग रही है, ब्लू लग रही है, आपको ब्लू लग रही है, तो बेबी को नंबरिंग देंगे 0, बेबी को नंबरिंग देंगे 0। अगर बेबी की बॉडी तो क्या है, पिंक है, लेकिन बेबी की एक्सट्रीमिटीज यानी दोनों हाथ और दोनों पैर ब्लू दिख रहे हैं, तो उसको ग्रेडिंग करेंगे 1। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर बेबी के अंदर पूरी बॉडी ब्लू कलर की हो रही है, पूरी बॉडी कैसी हो रखी है, ब्लू कलर की हो रखी है, तो कितना नंबर देंगे आप, 0। अगर बेबी की बॉडी कैसी है, पिंक है, लेकिन एक्सट्रीमिटीज कैसी हैं, ब्लू हैं, दैट हम उसको नंबर देंगे 1। और ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं एक्रोसाइनोसिस। क्या कहते हैं, एक्रोसाइनोसिस, जिसके अंदर बॉडी तो कैसी होती है, पिंक होती है, लेकिन एक्सट्रीमिटीज कैसी होती हैं, ब्लू होती हैं। ऐसी कंडीशन को एक्रोसाइनोसिस कहेंगे। क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आया हुआ है, अगर बेबी को एक्रोसाइनोसिस हो रहा है तो अबगार स्कोरिंग के अंदर आप कितना स्कोर करेंगे। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको क्या कहेंगे, आप क्या करेंगे, 1 अबगार स्कोरिंग करेंगे, क्योंकि बेबी की अगर पूरी बॉडी ब्लू है तो 0 करते हैं, अगर पूरी बॉडी पिंक है, पूरी बॉडी पिंक है तो 2 करते हैं। और यहाँ पर एक्रोसाइनोसिस हो रहा है, इट मीन्स बॉडी तो पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, इसलिए एक्रोसाइनोसिस है, इसलिए आप ग्रेडिंग करेंगे वहां पर 1, यानी 1 स्कोर आप वहां पर दे देंगे। ठीक है, अगर पूरी बॉडी पिंक है तो फिर 2 स्कोर आप दे देंगे। तो उम्मीद है पांचों पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको इनका जो स्कोर मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कौन से लेवल का जो ग्रेड है, कौन से लेवल का नंबरिंग है, वो की क्या है, नॉर्मल है, कौन मॉडरेट है, कौन सीवियर है। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं। 5 पैरामीटर के अकॉर्डिंग, 5 पैरामीटर के अकॉर्डिंग कितने स्कोर आपके हो गए हैं, 10 स्कोर आपके हो गए। कितने स्कोर हो गए, 10। टोटल नंबर कितना हो गया है आपका, 10 हो गया है। टोटल नंबर कितना हो गया है, 10 हो गया है। अब आप बेबी को नंबर देंगे, बेबी को आप नंबर देंगे, कितने नंबर आप बेबी को देंगे उसके अकॉर्डिंग बेबी की कंडीशन को हम देखेंगे। अगर बेबी को आप कितने नंबर दे रहे हो, बेबी को नंबर आप दे रहे हो, बेबी का अबगार स्कोरिंग अगर 8 to 10 आता है, 8 से लेकर 10 अबगार स्कोर आता है बेबी का, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में बेबी की जो कंडीशन होगी वो क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। बेबी की कंडीशन क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। याद रखिएगा, अगर बेबी के अंदर अबगार स्कोरिंग का जो वैल्यू है वो 8 से लेकर 10 आता है, 8 to 10 आता है, यानी 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। अगर तीनों आते हैं तो उस कंडीशन में बेबी की जो कंडीशन है वो कैसी है, नॉर्मल है और ये गुड कंडीशन है, नॉर्मल है और ये गुड कंडीशन है। और इसके अंदर सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि बेबी को केयर प्रोवाइड करनी है। कौन सी केयर, केवल रूटीन केयर के लिए प्रोवाइड कर देना है। केवल बेबी को क्या करनी है, रूटीन केयर प्रोवाइड करनी है, जो कि डेली केयर होती है वो प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो गई है, अगर कंडीशन ऐसी हो गई है कि बेबी का जो अबगार स्कोरिंग है, बेबी का जो अबगार स्कोरिंग है वो 4 to 7 आता है, यानी 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 7 आ सकता है। अगर इनमें से कोई सा भी स्कोर आता है तो उस कंडीशन में बेबी की जो कंडीशन होगी माइल्ड डिप्रेस होगा। बेबी कैसा होगा, माइल्ड डिप्रेशन में होगा, यानी उसकी कंडीशन फेयर होगी। और फेयर कंडीशन है तो बेबी को रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे। कौन सी केयर प्रोवाइड करेंगे, रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ ही अगर जरूरत पड़ती है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी भी देंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी भी आप देंगे। याद रखिएगा, ऑक्सीजन थेरेपी भी आप बेबी को देंगे। उसके बाद और फाइनली लास्ट कंडीशन अपन देखें तो बेबी की कंडीशन, अगर बेबी का अबगार स्कोरिंग कितना आता है, बेबी का अबगार स्कोरिंग अगर आता है 0 से लेकर 3 तक, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर ये अबगार स्कोर आता है बेबी का तो उस कंडीशन में बेबी को बहुत सीवियर कंडीशन होगी। बेबी की कंडीशन कैसी होगी, सीवियर कंडीशन होगी। और इस कंडीशन में बेबी को सीपीआर यानी रिसक्सिटेशन की जरूरत पड़ेगी। इस कंडीशन में बेबी को सीपीआर यानी रिसक्सिटेशन की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। अगर बेबी का अबगार स्कोरिंग 8 से 10 है तो नॉर्मल कंडीशन है, रूटीन केयर के लिए अपन दे देंगे। अगर 4 to 6 है तो माइल्ड कंडीशन है, यानी यहाँ पर रूटीन केयर के साथ ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे। अगर बेबी की कंडीशन 0 से 3 है, यानी कंडीशन काफ़ी सीवियर है, और ऐसी कंडीशन में बेबी को
रिसक्सिटेज करने की जरूरत पड़ेगी, यानी सीपीआर देने की जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स अब गार स्कोरिंग के रिगार्डेड यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लासेस आपको अवेलेबल हो सके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट केयर अपन प्रोवाइड करेंगे इमीडिएट केयर के रिगार्डेड। नेक्स्ट केयर प्रोवाइड करेंगे दैट इज परफॉर्म अम्लाइकल कोड कटिंग। परफॉर्म अम्लाइकल कोड कटिंग क्या करेंगे? अम्लाइकल कोड कटिंग करेंगे, यानी आपने बेबी को सबसे पहले बेबी को क्या कर दिया? आपने केयर प्रोवाइड कर दी। केयर कैसी कैसी प्रोवाइड कर दी? हमने केयर प्रोवाइड कर दी सर, उसका क्लियरेंस कर दिया, एयरवे क्लियर कर दिया, देन हमने अपगार स्कोरिंग कर दिया। देन आप क्या करेंगे? अम्लाइकल कोड कट करेंगे। क्या करेंगे? अम्लाइकल कोड कट करेंगे। नेक्स्ट आपकी स्टेज है, नेक्स्ट केयर है आपकी परफॉर्म अम्लाइकल कोड कटिंग, यानी अम्लाइकल कोड को कट करेंगे। लेकिन उससे रिगार्डेड कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है अम्लाइकल कोड की जो नॉर्मल लेंथ होती है वो कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती हैं। 45 सेंटीमीटर ये होती हैं। उसके अलावा याद रखना है अम्लाइकल कोड के अंदर 3 ब्लड वेसल्स होती। कितनी ब्लड वेसल होती हैं? 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। 3 ब्लड वेसल्स यहाँ पर होती हैं, जिसके अंदर 2 तो होती हैं आपकी अम्लाइकल आर्टरी और 1 होती हैं अम्लाइकल वेन। सर ये डिफरेंस कैसे? चले बढ़ते हैं और यहाँ पर जानते हैं कि 2 आर्टरी और 1 वेन यहाँ पर होती हैं। अम्लाइकल की बात करें, अम्लाइकल कोड की बात करें तो 2 अम्लाइकल आर्टरी 2 अम्लाइकल वेन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितनी है? 3 है, यानी 2 आर्टरी है और 1 वेन है। अब 2 आर्टरी 1 वेन, इतना डिफरेंस कैसे? तो आपको बता दूं मैं। इनिशियली अपन देखे तो 4th मंथ तक, कितने मंथ तक? 4th मंथ ऑफ जेस्टेशन की अपन बात करें तो वहां तक कितनी ब्लड वेसल होती हैं अम्लाइकल कोड के अंदर? 4 मंथ। एट 4 मंथ यानी या बिफोर 4 मंथ की अपन बात करें, बिफोर या एट 4 मंथ की अपन बात करें तो बेबी के अंदर या फीटस के अंदर या फिर अम्लाइकल कोड के अंदर अपन देखें तो कितनी आर्टरी कितनी वेन होती हैं? सर इसके अंदर 2 अम्लाइकल आर्टरी होती हैं और 2 ही अम्लाइकल वेन होती हैं। 2 अम्लाइकल आर्टरी होती हैं, 2 अम्लाइकल वेन होती है, यानी पूरी कितनी हो गई? 4 होती हैं। 4 ब्लड वेसल्स यहाँ पर होती हैं। लेकिन आफ्टर 4 मंथ क्या होती हैं? आफ्टर 4 मंथ में जो राइट अम्लाइकल वेन है वो क्या हो जाती हैं? डिसअपियर हो जाती हैं। कौन सी? राइट अम्लाइकल वेन डिसअपियर हो जाती हैं। कितने टाइम बाद? 4 मंथ के बाद राइट अम्लाइकल वेन है डिसअपियर हो जाती हैं। और कितनी बचती हैं? केवल 3 बचती हैं। 3 के अंदर 2 तो अम्लाइकल आर्टरी होती हैं और 1 अम्लाइकल वेन होती हैं। याद रखिएगा, भूलना आपको नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे अपन बढ़ते हैं। चलिए अम्लाइकल कोड कट किस तरीके से करेंगे, इससे रिगार्डेड आपको मैं एक छोटा सा इमेज पहले बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बेबी हैं और इसका इमेज आप देख पा रहे होंगे। ये बेबी हैं और यहाँ पर ये आपका प्लेसेंटा है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बेबी आपको दिख रहा है और ये यहाँ पर प्लेसेंटा है, देख पा रहे होंगे आप। और यहाँ पर ये अम्लाइकल कोड अटैच हैं। ये अम्लाइकल कोड है, ये अटैच है, यहाँ पर देख लीजिएगा। और अम्लाइकल कोड कहाँ से अटैच है? फीटस के या बेबी के अम्लाइकस से, यानी नाभि से अटैच है। तो ये अम्लाइकल कोड है। यहाँ पर इसको कट करेंगे तो कट करने के लिए क्या क्या करेंगे, किस किस तरीके से कट करेंगे, वो सिंपल सी लैंग्वेज में पहले समझते हैं, फिर डायग्राम वाइज आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर अपन देखते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा इंटरेस्ट के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए यहाँ पर आपको समझना है कि क्या क्या करेंगे। सबसे पहले कट क्लैंप कहाँ पर लगाएंगे, कौन सा क्लैंप कहाँ पर लगाएंगे? तो सबसे पहले आप करेंगे अप्लाई फर्स्ट क्लैंप एट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी बेबी। मान के चलिएगा ये आपका बेबी है और ये आपकी क्या है? प्लेसेंटा है। यानी ये बेबी है और ये प्लेसेंटा है। यानी पहला क्लैंप लगाएंगे और ये आपका क्या है? अम्लाइकल कोड है। ये क्या है? आपका अम्लाइकल कोड है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहला क्लैंप कहाँ लगाएंगे, तो फर्स्ट क्लैंप एट
5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बेबी, ये बेबी हैं, इससे 5 सेंटीमीटर पर आप पहला क्लैंप लगाएंगे। कितने सेंटीमीटर पर? 5 सेंटीमीटर पर आप पहला क्लैंप लगाएंगे, ठीक है। देन सेकंड क्लैंप एट 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फर्स्ट क्लैंप, जो पहला क्लैंप आपने लगाया है उससे कितने दूर पर आप दूसरा क्लैंप लगाएंगे? उससे अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर दूर आप क्या करेंगे? दूसरा क्लैंप लगाएंगे। 2.5 सेंटीमीटर पर क्या लगाएंगे? दूसरा क्लैंप लगाएंगे। और देन नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, कट कहां से करेंगे? सर कट करेंगे अब अम्बिलिकल कॉर्ड कट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड क्लैंप। जो पहला और सेकंड क्लैंप आपने लगाया है, पहला और सेकंड क्लैंप आपने लगाया, इनके बीच में से आप क्या करेंगे? यहाँ पर भी क्लैंप है, यहाँ पर भी क्लैंप है। ये पहला क्लैंप 5 सेंटीमीटर पर लगाया, दूसरा क्लैंप आपने पहले क्लैंप से 2.5 सेंटीमीटर पर लगाया। इनके बीच में से आप क्या कर देंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड को अम्बिलिकल कटिंग सीजर से कट कर देंगे और ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और उस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अपन उस डायग्राम पर चलते हैं और उस डायग्राम में अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पर डायग्राम में। एक बार मैं डायग्राम को ओपन करता हूँ। ये डायग्राम आपका आ गया है। यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले ये आपका अम्बिलिकस पार्ट है और यहाँ से लेकर ये मान के चलिए, यहाँ से लेकर ये 5 सेंटीमीटर का आपका अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। यानी पहला क्लैंप जो फर्स्ट क्लैंप है, फर्स्ट क्लैंप है वो आप कहाँ लगाएंगे? फर्स्ट क्लैंप आप 5 सेंटीमीटर पर लगाएंगे। 5 सेंटीमीटर पर आप क्या लगाएंगे? फर्स्ट क्लैंप लगा देंगे। मैंने पहला क्लैंप यहाँ पर लगा दिया है। अब सेकंड क्लैंप आप लगाएंगे। जो पहला क्लैंप आपने लगाया है उससे 2.5 सेंटीमीटर, उससे 2.5 सेंटीमीटर दूर पर आप सेकंड क्लैंप लगाएंगे। ये आपका सेकंड क्लैंप हो गया। सेकंड क्लैंप आपका हो गया और सेकंड क्लैंप आपने क्या कहाँ लगाया? 2.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मतलब कितने दूर पर लगाया? 2.5 सेंटीमीटर दूर आपने लगाया। किससे? फर्स्ट क्लैंप से। जो पहला क्लैंप आपने लगाया उससे 2.5 सेंटीमीटर दूर आपने लगाया। ठीक है, हमने क्लैंप लगा दिया, दोनों क्लैंप आपने लगा दिए। अब दोनों क्लैंप आपने लगा दिया तो अब फाइनली आप क्या करेंगे? कॉर्ड को कट करेंगे। कॉर्ड को कट कहाँ से करेंगे? सर यहाँ से करेंगे। दोनों क्लैंप के बीच में से आप कॉर्ड को कट कर देंगे। कट द अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से? बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्लैंप। बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्लैंप से आप क्या कर देंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ गया है कि कहां से आप अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे। तो पहला क्लैंप आप बेबी से 5 सेंटीमीटर दूर पर लगाएंगे, दूसरा क्लैंप पहले क्लैंप से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर लगाएंगे और फाइनली पहले क्लैंप और दूसरे क्लैंप के बीच में से यानी बिटवीन में से आपको अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देना है और आपको रिमेनिंग जो केयर है, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग की जो केयर है बेबी को प्रोवाइड करनी है। उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को अपन ने कट कर लिया है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखनी है। कट तो कर लिया लेकिन ये कंडीशन आपको याद रखनी है। कब कट करना है? आपने क्लैंप लगा दिया, क्लैंप लगा दी, कट कर देना है क्या? नहीं कट करना है सर, नहीं कट करना है। क्या देखना है? पल्स चेक करनी है। अगर पल्सेशन हो रहा है तो आपको कट नहीं करना है। पल्सेशन बंद हो जाता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को आप क्या करेंगे? कट करेंगे। तो कब कट करेंगे? देखिए एक बार समझते हैं कब कट करेंगे। तो सिंपल सा पॉइंट यहाँ मैंने मेंशन किया है, कट द अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ पल्सेशन। जैसे ही पल्सेशन स्टॉप होता है, पल्स आना बंद हो जाता है, देन आपको कट कर देना है अम्बिलिकल कॉर्ड को। पहले कट नहीं करना है, उसके रिगार्डेड भी आगे बताऊंगा क्यों कट नहीं करना है, लेकिन पल्सेशन बंद होने के बाद आपको अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है। बिकॉज क्यों करना है ऐसा? क्योंकि अम्बिलिकल वेसल कंटेन 80 to 100 ml ब्लड। क्योंकि अम्बिलिकल वेसल के अंदर 80 से लेकर 100 ml ब्लड कंटेन होता है। अगर पल्सेशन आ रही है और आपने कट कर दिया है तो बेबी को ये ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, और बेबी को ब्लड पहुंच नहीं पाएगा तो बेबी को एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने मेंशन किया है, इफ अम्बिलिकल कॉर्ड कट अर्ली देन 80 to 100 ml blood not transfer to the baby then physiological anemia will be develop। सिंपल सी लैंग्वेज है, अगर आपने स्टॉपेज से पहले
पल्सेशन स्टॉपेज नहीं हुआ, उससे पहले अम्लाइकल कोड को कट कर दिया है, तो हो सकता है बेबी के अंदर फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अम्लाइकल कोड आप कट कर रहे हो, तो आपने पढ़ा है कि अम्लाइकल वेसल्स होती हैं और अम्लाइकल वेसल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 ml ब्लड कंटेंट होता है, जो कि बेबी को नहीं मिलेगा, और बेबी को नहीं मिलेगा तो बेबी के अंदर फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिल सकता है। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक जो भी केयर अभी तक हमने प्रोवाइड की वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं ड्यूरेशन कि कितने टाइमिंग पर आपको अम्लाइकल कोड को कट करना है, कितने टाइमिंग पर आपको अम्लाइकल कोड को कट करना है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको याद रखना है, विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर 5, आफ्टर डिलीवरी 5 मिनट के अंदर आपको अम्लाइकल कोड को कट कर देना है। और नॉर्मली अपन कहे, नॉर्मली जो कट करते हैं वो 3 मिनट के अंदर कट कर लेते हैं, तो विद इन 5 मिनट में हमको क्या कर देना है, अम्लाइकल कोड को कट करना है, कोशिश करना है 3 मिनट तक कट कर दे। ठीक है, तो नॉर्मली 3 मिनट में अम्लाइकल कोड को कट किया जाता है। उम्मीद है यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। 3 टाइप की केयर हमने प्रोवाइड कर दी। कौन कौन सी? सर हमने पहले एयरवे क्लियरेंस किया, देन हमने अपगार स्कोरिंग किया, और फाइनली थर्ड टाइप का जो केयर प्रोवाइड किया दैट अम्लाइकल कोड कटिंग हमने की। चलिए नेक्स्ट केयर अपन प्रोवाइड करते हैं फोर्थ टाइप की केयर, और फोर्थ केयर है क्लीन एंड रेप द बेबी। बेबी को क्लीन करेंगे और रेप कर देंगे, यानी ढक देंगे, उड़ा देंगे कंबल के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर, लिनन के अंदर। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट केयर है क्लीन एंड रेप द बेबी। बेबी को क्लीन करेंगे और रेप कर देंगे, कवर कर देंगे। ठीक है, क्लीन क्यों करेंगे, रेप क्यों करेंगे? क्लीन इसलिए करेंगे क्योंकि बेबी के ऊपर काफ़ी सारा फ्लूइड है, तो फ्लूइड आप सबको पता है, अगर बॉडी पर फ्लूइड है तो वहां पर क्या होगा, थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो बेबी को हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो पर्पज यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पर्पज मेंशन किया है, क्लीन एंड रेप द बेबी एज सून एज पॉसिबल व्हेन विद कॉटन और ब्लैंकेट। क्या कर देना है, बेबी को क्लीन करना है और रेप कर देना है ब्लैंकेट या फिर लिनन के अंदर या कॉटन के अंदर। कॉटन से आपको बेबी को क्लीन करना है और रेप कर देना है ब्लैंकेट के अंदर, लिनन के अंदर। आफ्टर द अम्लाइकल कोड कटिंग टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया। बेसिक रिस्क होता है, काफी इमरजेंसी रिस्क होता है बेबी को हाइपोथर्मिया होने के, इसीलिए बेबी को जैसे ही अम्लाइकल कोड कट किया जाता है, बेबी को रेप करना है, क्लीन करना है और ढक देना है ब्लैंकेट या लिनन के अंदर। याद रखेगा, क्यों? क्योंकि उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड उसके शरीर पर है, उसकी बॉडी पर है, तो हाइपोथर्मिया की कंडीशन बेबी को देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप क्लीन कर देंगे और बेबी को ढक देंगे कंबल से, लिनन से। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लीन कर दिया आपने, क्लीन क्यों किया? क्योंकि सर यहां पर हमने पढ़ा है हाइपोथर्मिया और हाइपोथर्मिया के रिगार्डेड इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, उसके अलावा थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उम्मीद है दोनों के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर या अलग से डिफरेंशिएट करके अलग से सेशन लेंगे, जिसके अंदर हाँ अपन थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस को पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेशन अगर हर टॉपिक को अपन पढ़ते जाएंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, काफ़ी लंबा ये हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, बेबी को क्लीन कर देंगे, रैप कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्रोवाइड मदर, उसके बाद मदर को प्रोवाइड कर देंगे फॉर केएमसी केयर के लिए। बेबी को कहाँ दे देंगे, बेबी को मदर को दे देंगे कि वो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इसका करे, केएमसी केयर प्रोवाइड करे। ये प्लेस द बेबी ऑन द रेडिएंट वार्मर। अगर जरूरत पड़ रही है तो बेबी को रेडिएंट वार्मर में भी रखा जा सकता है। अगर लगता है कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो सकती है तो बेबी को रेडिएंट वार्मर में भी रखा जा सकता है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो बेबी को मदर को सौंपा देंगे, मदर को दे देंगे कि वो उसको केएमसी स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट करके केएमसी केयर प्रोवाइड कर दे। केएमसी केयर भी अपन स्पेशली अलग से सेशन लेंगे और उसके अंदर पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके अलावा बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, मदर से कहेंगे कि बेबी को क्या करवानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है जितना जल्दी हो सके। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कितने टाइमिंग में ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन देखने को मिलता है अप टू 1 आवर या विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा देनी है। 30 to 1 आवर तक
30 मिनट से लेकर 1 आवर के बीच में ब्रेस्ट फीड करवा देना चाहिए बेबी को, और एज सुन एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीड करवा देना चाहिए बेबी को। तो उम्मीद है ये केयर भी आपको समझ में आ गई। तो 4th टाइप की केयर अपन ने देख ली है। नेक्स्ट टाइप की केयर है, 5th टाइप की केयर है अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको अवेलेबल हो सके। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप की केयर है जो कि है अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड। पर्पज यहाँ पर मैंने शो किया है, पर्पज यहाँ पर मैंने लिखा है कि पर्पज क्यों करते हैं आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाई क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ बेबी के मिक्सिंग होने से बचाने के लिए आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर, वार्ड के अंदर काफ़ी सारे बेबीज होते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, गलती से हो जाता है, इसीलिए आइडेंटिफिकेशन बैंड लगा देते हैं। किसके? बेबी के। आइडेंटिफिकेशन बैंड से अपन पहचान पाते हैं कि कौन सा बेबी किसका है। अगर चेंज वेज भी हो जाता है, एक्सचेंज भी हो जाता है, तो उससे अपन पहचान पाएंगे बेबी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस टाइप का बैंड लगाते हैं? अगर बेबी मेल बेबी है तो कौन सा बैंड बांधेंगे, फीमेल बेबी है तो कौन सा कलर का बैंड बांधेंगे, ताकि कलर कोड यूज किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, ताकि पहचाना जा सकता है कि मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। ठीक है, तो दूर से ही पता लग जाता है कि कौन सा मेल बेबी है, कौन सा फीमेल बेबी है। अगर मेल बेबी है तो बेबी को ब्लू कलर कोड दिया जाता है, ब्लू कलर का बैंड बांधा जाता है। अगर मेल बेबी है तो बेबी को ब्लू कलर का बैंड बांधा जाता है, और अगर फीमेल बेबी है तो बेबी को पिंक कलर का बैंड बांधा जाता है। याद रखें, मेल बेबी को ब्लू कलर का बैंड बांधा जाता है, फीमेल बेबी को पिंक कलर का बैंड बांधा जाता है। उम्मीद है आपको याद होगा और उम्मीद है याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अपन कहे तो फीमेल्स होती है, गर्ल्स होती है, उनको पिंक कलर पसंद आता है, पिंक कलर से फेवरेट उनका होता है, इसलिए नॉर्मली यहाँ से याद रखे। बाकी क्या फेवरेट होता है वो तो आपको पता है, गर्ल्स को पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए याद रखे, पिंक कलर का यहाँ पर फीमेल को बैंड बांधा जाता है और ब्लू कलर का बैंड है मेल को बांधा जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आइडेंटिफिकेशन बैंड के अंदर क्या क्या मेंशन होता है, देखिए जो बैंड अपन ने लगाया है बेबी को, उसके अंदर क्या क्या मेंशन होता है वो भी आपको याद रखना है। तो आइडेंटिफिकेशन बैंड के अंदर बेबी ऑफ नाम लिखा रहता है मदर का, बेबी ऑफ किसका बेबी है ये, उसकी मदर का नाम मेंशन लिखा हुआ रहता है। बेबी ऑफ मदर का नाम मेंशन रहता है, याद रखे, बेबी ऑफ लिखा रहता है। बेबी का आईपीडी नंबर, इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो नंबर होते हैं उसके फाइल के अंदर वो लिखा रहता है। उसके अलावा डेट ऑफ डिलीवरी, कब डिलीवरी हुई है वो लिखा रहता है। टाइमिंग लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा रहता है, टाइमिंग लिखा रहता है। और टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम भी यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, डेट भी लिखा रहता है और टाइमिंग भी यहाँ पर लिखा रहता है। तो याद रखिए आइडेंटिफिकेशन बैंड के अंदर बेबी ऑफ लिखा रहता है, आईपीडी नंबर लिखा रहता है, डेट ऑफ डिलीवरी लिखा रहता है और टाइम ऑफ डिलीवरी लिखा रहता है। ये आइडेंटिफिकेशन बैंड के अंदर लिखा रहता है। अब एक पॉइंट और आपको यहाँ से याद रखना है, एक पॉइंट आपको याद रखना है जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है। यहाँ सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल से पॉइंट में ये लिखा है, अगर कोई लीगल इशू हो जाता है, अगर कोई लीगल इशू है, उनसे प्रिवेंट करने के लिए बेबी का थंबनेल अपन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, प्रिवेंट फ्रॉम लीगल इशू टेक मदर थंब प्रिंट एंड बेबी फुटप्रिंट। देखिए काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन आप याद रख लीजिएगा, याद कीजिएगा कि कोई लीगल इशू हो जाने के कारण से या लीगल इशू हो सकते हैं, उनसे बचने के लिए हम मदर का थंब प्रिंट अपन ले लेते हैं। किसी पेपर के अंदर मदर का थंब प्रिंट अपन ले लेते हैं और बेबी का फुट प्रिंट अपन ले लेते हैं, ताकि अगर कोई इशू ऐसा आए कि ये मेरा बेबी है ये नहीं है, तो उससे रिगार्डेड उसका सर्टिफिकेशन मिल सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके, लीगल इशू को प्रिवेंट किया जा सके। इसीलिए थंब प्रिंट और फुट प्रिंट लिया जाता है। थंब प्रिंट तो मदर का लिया जाता है, फुट प्रिंट बेबी का लिया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और अभी तक हमने 5 टाइप की केयर हैं जो कि प्रोवाइड कर दी, और उम्मीद है 5 टाइप की जो केयर अपन ने प्रोवाइड की हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और लास्ट केयर प्रोवाइड की जाती है बेबी को, दैट प्रोवाइड 6 टाइप ऑफ केयर। इमीडिएट केयर अपन पढ़ रहे हैं, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट केयर है, प्रोवाइड विटामिन के एंड आई मेडिकेशन विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। 1 घंटे के अंदर अंदर बेबी को विटामिन के
और मेडिकेशन, आई मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती हैं, ये भी इमीडिएट केयर के अंदर आता है। क्यों की जाती हैं उसका रीजन आपको पता चलेगा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन विटामिन के का डोज देंगे। सबसे पहले विटामिन के प्रोवाइड करेंगे बेबी को। क्यों प्रोवाइड करेंगे सर? विटामिन हमने पढ़ा था काफी अच्छी तरीके से। विटामिन के का काम होता है क्लोट करवाना। विटामिन के का काम होता है क्लोट करवाना, यानी किसको? ब्लीडिंग को स्टॉप करवाना। ब्लीडिंग को स्टॉप करवाना इसका मेन काम होता है। तो क्या सर इसीलिए दिया जाता है? हाँ, इसीलिए दिया जाता है। सिंपल सा लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट बेबी फ्रॉम ब्लीडिंग टेंडेंसी। ब्लीडिंग होने से बचाने के लिए बेबी को विटामिन के दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? और को तो दिया ही नहीं जाता है, बड़े को तो दिया ही नहीं जाता है, हमें तो दिया ही नहीं जाता है। इसलिए दिया जाता है कि ऐसी कंडीशन में जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो स्टेराइल होती है। कैसी होती है? स्टेराइल होती है। स्टेराइल मींस ये है कि बैक्टीरियल फ्लोरा, जो इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है वो बेबी के अंदर एब्सेंट रहता है। बेबी के अंदर क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। इसीलिए कहते हैं बेबी की जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो कैसी है? स्टेराइल है। इसलिए बेबी को विटामिन के दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि विटामिन के, क्योंकि जो बैक्टीरियल फ्लोरा जो होते हैं वो विटामिन के का सिंथेसिस करवाते हैं। विटामिन के का सिंथेसिस करवाते हैं बैक्टीरियल फ्लोरा। लेकिन बैक्टीरियल फ्लोरा ही नहीं है तो विटामिन के तो देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे और उससे ब्लीडिंग हो सकती है। यानी ब्लीडिंग से बचाने के लिए, ब्लीडिंग से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए विटामिन के दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा, अ विटामिन के नॉट सिंथेसिस इन लार्ज इंटेस्टाइन। यानी बैक्टीरियल फ्लोरा है, बैक्टीरियल फ्लोरा है जो कि है नहीं, अभी न्यूबॉर्न बेबी है उसकी इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियल फ्लोरा है नहीं। अगर नहीं है तो फिर उस कंडीशन में क्या हो रहा है? नहीं है तो विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होगा। विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होगा तो आगे के क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर बनाने के लिए विटामिन के जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? विटामिन के जरूरी होता है। लिखा हुआ है, विटामिन के इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड एक्टिवेशन ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 8 और 10। 2, 7, 8 और 10 जो क्लोटिंग फैक्टर नंबर है उनके सिंथेसिस के रिगार्डेड विटामिन के रेस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन के रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर बॉडी के अंदर विटामिन के नहीं है तो क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, और क्लोटिंग फैक्टर ये नहीं बनेंगे तो ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए क्योंकि बॉडी के अंदर, क्योंकि बेबी के अंदर इंटेस्टाइन तो काम कर नहीं रही है, उसके अंदर तो जो फ्लोरा होते हैं, बैक्टीरियल फ्लोरा है, वो अवेलेबल है नहीं। अब वो अवेलेबल नहीं है तो विटामिन के बाहर से देना पड़ेगा, ताकि विटामिन देने के बाद क्लोटिंग फैक्टर बन सके। क्लोटिंग फैक्टर बनेंगे तो क्या हो सकता है? ब्लीडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 8, 10 डू नॉट सिंथेसिस एंड नॉट एक्टिवेटेड इन लीवर के अंदर वो नहीं बनेंगे, सिंथेसिस भी नहीं होंगे और एक्टिवेट भी नहीं होंगे। इसीलिए विटामिन के हमें बाहर से देना पड़ता है और ये जरूरी है। अब याद रखिए, डोज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। डोज कितना आप याद रखेंगे? तो डोज दी जाती है 0.5 से लेकर 1 mg तक, यानी 0.5 से लेकर 1 मिलीग्राम तक की डोज विटामिन के की दी जाती है। रूट की अपन बात करें तो आयम रूट से दिया जाता है। साइट की अपन बात करें तो बच्चों के अंदर साइट आपको पता होगी सही, वास्टस लेटरलिस मसल के लिए अंदर दी जाती है। याद होगी आपको, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी, अभी रिसेंटली नोट सेट के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था वास्टस लेटरलिस के रिगार्डेड। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन के की डोज आपको बता दिया 0.5 से लेकर 1 mg तक दिया जाता है। रूट आपको बता दिया आयम रूट से दिया जाता है, और साइट मैंने आपको बता दिया वास्टस लेटरलिस में दिया जाता है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से याद रह जाएगा, भेजे में घुसा लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आई मेडिकेशन, क्योंकि नेक्स्ट केयर अपन प्रोवाइड कर रहे हैं। विटामिन के और आई मेडिकेशन 1 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड कर देनी है। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड कर देनी है। और आई मेडिकेशन के अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन देनी होगी और क्यों देनी होगी वो अपन पढ़ लेते हैं। चलिए आई मेडिकेशन प्रोवाइड करें। सबसे पहले पर्पज देखते हैं, प्रोवाइड करने का पर्पज देखते हैं। प्रोवाइड आई मेडिकेशन टू प्रिवेंट द
फॉलोइंग इन्फेक्शन, एक तरीके से इन्फेक्शन से बचाने के लिए दी जा रही है। आई मेडिकेशन क्यों दी जा रही है? इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए दी जा रही है। बेसिकली दो इन्फेक्शन यहाँ होने के चांसेस रहते हैं। पहला इन्फेक्शन ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, पहला जो इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है वो होता है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, जिसका पॉजिटिव फैक्टर होता है नीशेरिया गोनोरिया। याद रखिएगा, नीशेरिया गोनोरिया पॉजिटिव फैक्टर है, ये कोज करते हैं, इस कंडीशन को कोज करते हैं। तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए आई मेडिकेशन दी जाती है। आई इन्फेक्शन से बचाने के लिए कौन सा इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है? ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। याद रखिएगा, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम देखने को मिल सकता है, हो सकता है। इससे प्रिवेंट करने के लिए आई मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसका पॉजिटिव फैक्टर होता है नीशेरिया गोनोरिया। सेकेंड इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस। सेकेंड इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस, ये देखने को मिल सकता है। और इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है क्लेमाइडियल ट्रेकोमेटिस। याद रखिएगा, क्लेमाइडियल ट्रेकोमेटिस। याद रखिएगा, दो इन्फेक्शन मोस्टली देखने को मिल सकते हैं अगर हम आई मेडिकेशन नहीं देते हैं। तो आई मेडिकेशन देने के लिए, इन दोनों इन्फेक्शन से बचाने के लिए आई मेडिकेशन दी जाती है। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम जिसका पॉजिटिव फैक्टर है नीशेरिया गोनोरिया, उसके अलावा क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस जो कि क्लेमाइडियल ट्रेकोमेटिस के द्वारा कोज होता है। इन दोनों इन्फेक्शन से बचाने के लिए ही हम आई मेडिकेशन देते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आई मेडिकेशन क्यों देते हैं। अब पढ़ते हैं कि आई मेडिकेशन कौन कौन सी दी जाती है। तो आई मेडिकेशन के रिगार्डेड बेसिकली 3 मेडिकेशन यहाँ पर होती हैं। तीनों में से कोई भी मेडिकेशन दी जा सकती है। पहली मेडिकेशन दैट इज इरिथ्रोमाइसिन, सेकंड मेडिकेशन दैट इज टेट्रासाइक्लिन, और थर्ड मेडिकेशन दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। तीनों मेडिकेशन दी जा सकती हैं। लेकिन पॉइंट आपको याद रखना है, जो मोस्टली यूज्ड मेडिसिन है वो यूज्ड की जाती हैं इरिथ्रोमाइसिन। मोस्टली यूज्ड मेडिसिन है इरिथ्रोमाइसिन, सबसे ज्यादा यूज की जाती है इरिथ्रोमाइसिन। उसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट जो है उसको आपको यूज नहीं करना है। नॉट यूज्ड इन क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस। क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस के अंदर आपको क्या नहीं करना है? सिल्वर नाइट्रेट को यूज नहीं करना है। रिमेनिंग को टेट्रासाइक्लिन आप यूज कर सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन आप यूज कर सकते हैं। और बेसिकली सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मेडिसिन है दैट इज इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारी केयर हमने प्रोवाइड की और उम्मीद है आप सबको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। आफ्टर बर्थ, बेबी का बर्थ हुआ, डिलीवरी हुई, उसके बाद बेबी को क्या क्या केयर प्रोवाइड की। सबसे पहले केयर हमने प्रोवाइड की कि बेबी के जो एयरवे है उसको क्लियर किया। देन हमने केयर प्रोवाइड की कि बेबी को अपगार स्कोरिंग करवाया। देन हमने केयर प्रोवाइड की अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना। देन हमने केयर प्रोवाइड की बेबी को क्लीन करना और रैप करना ब्लैंकेट के अंदर। और देन हमने प्रोवाइड की आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाई करना। और देन फाइनली हमने प्रोवाइड की विटामिन के और आई मेडिकेशन दे देना। 1 आवर के अंदर वो मेडिकेशन उसको प्रोवाइड कर देना। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्लास आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा, आपका डाउट भी सोल्व किया जाएगा। और इसी तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करती रहिए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से आपको कंटिन्यूअसली सेशन अवेलेबल मिल सके। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सारे पीडीएफ आपको वहां अवेलेबल करवाए जाएंगे। 1-2 दिन के अंदर वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।